जी, लास्ट लेक्चर को कंक्लूड करते हुए में वी टॉक्ड अ लिटिल अबाउट आवर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। हमने एक रैशनल डेवलप किया था। लेट्स गो थ्रू दैट रैशनल अगेन। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था हमारी जो पब्लिक आईपी एड्रेस स्पेस है, IPv4 के अंदर स्पेशली, वो डिप्लीट हो रही है, बहुत तेजी से एग्जॉस्ट हो रही है। राइट नाउ वी हैव 8 to 10 बिलियन कनेक्टेड डिवाइसेस, और IPv4 की एड्रेस स्पेस जो है वो तो इंटायरली अगर हम यूज भी कर लेते हैं तो दैट कैन ओनली गिव अस मे बी 2 raised to power 32 4 बिलियन पॉसिबल एड्रेसेस। तो एड्रेस स्पेस क्लियरली बहुत शॉर्टर है, और ये बहुत पहले से, शायद एक डेकेड पहले से हमें नजर आना शुरू हो गया था कि हमारी एड्रेस स्पेस, इवन मोर देन अ डेकेड एगो, वी स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग कि हमारी एड्रेस स्पेस जो है वो बहुत जल्दी खत्म होने जा रही है। तो व्हाट वी डिड वाज वी केम अप विद वन आइडिया, जिसपे ऑल्दो नेटवर्क्स में बहुत से लोग जो हैं दे कॉल इट कंट्रोवर्शियल, जिसको हम कुछ देर के बाद डिस्कस करेंगे कि इसका कंट्रोवर्शियल पार्ट क्या है। लेकिन वी केम अप विद द आइडिया that we establish a network with private IP addresses। ये let's suppose मेरी ये कंप्यूटर नेटवर्क्स की एक लैब है। These are all the computers in my lab, और इनको मैं किसी भी प्राइवेट आईपी एड्रेस स्कीम में से एड्रेसेस एलोकेट कर देता हूँ। 192 फैमिली हो सकती है, 192.168.1.x में एड्रेसेस रख देता हूँ। 172.16 फैमिली हो सकती है, उसमें 172.16.x.x रख देता हूँ, या 10 डॉट फैमिली हो सकती है जो कि इस एग्जांपल में है। हमने 10.0.0.x जो है यहाँ पे एड्रेसेस रख दिए, जैसे हमने डिस्कस किया था पहले कि हर क्लास के अंदर हमारे पास जो है एक प्राइवेट एड्रेस फैमिली है जिसके एड्रेसेस को पब्लिक डोमेन में आइडेंटिफाई नहीं किया जाता। तो आई कुड एस्टेब्लिश वन एंटायर नेटवर्क हेयर, जो कि मेरी लेट्स सपोज एक कंप्यूटर नेटवर्क की लैब है। मैंने यहाँ राउटर के ऊपर एक पब्लिक आईपी एलोकेट कर दिया है। नाउ एनी ऑफ दीज कंप्यूटर्स टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, वो लोग ये वाला पब्लिक आईपी यूज कर सकते हैं, बिकॉज जब भी इस मशीन से पब्लिक इंटरनेट पे लेट्स सपोज गूगल पे कोई पैकेट जाएगा, तो पब्लिक इंटरनेट पे आते ही सोर्स आईपी 10.0.0.1 जो है उसका पैकेट डिस्कार्ड हो जाएगा, बिकॉज 10.0.0.1 जो है वो प्राइवेट एड्रेस फैमिली है। पब्लिक इंटरनेट में मौजूद कोई भी राउटर उसके पैकेट्स को प्रोसेस करके फॉरवर्ड नहीं करेगा। तो हमें पब्लिक एड्रेस चाहिए था। ये लेट्स सपोज मेरा गूगल का सर्वर था जो कि किसी भी एक आईपी के ऊपर मौजूद था। अब होता ये है कि मेरी ये जो मशीन है, जब ये गूगल को रिक्वेस्ट भेजती है तो पैकेट के ट्रांजिट पे एट दिस राउटर सोर्स आईपी जो है गेट्स रिप्लेस्ड विद दिस सोर्स आईपी 138.76.29.7। ऐसे ही इन दोनों में से अगर कोई मशीन भी गूगल को एक्सेस करती है तो सोर्स आईपी जो है दैट गेट्स रिप्लेस्ड विद दिस सोर्स आईपी। तो फॉर द पब्लिक इंटरनेट दिस इज वन सिंगल कंप्यूटर appearing with an IP address 138.76.29.7। एक्चुअली में ये एक एंटायर लैब थी, तो मैंने बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस के साथ जो है ग्लोबल इंटरनेट के अंदर एंटर कर दिया। एक एडवांटेज हुआ मुझे, मेरी जो बहुत तेजी से डिप्लीट होती हुई एड्रेस स्पेस थी, अब कुछ मैं उसको बचा सकता हूँ। इन ऑर्डर टू रन माई कंप्यूटर नेटवर्क्स लैब, और इन ऑर्डर टू इनेबल इट रनिंग ओवर द इंटरनेट, मुझे अब सिर्फ एक या दो आईपी एड्रेसेस परचेज करने हैं, और वो मेरे लिए काफी हैं। ठीक है, मैं सारी की सारी मशीन्स मेरी इंटरनेट पे आ जाएंगी इंस्टेड ऑफ बाइंग 50 आईपी एड्रेसेस फॉर 50 कंप्यूटर्स। एक एडवांटेज है। एक दूसरा एडवांटेज भी है, कॉलेज में देयर आर सम सर्टेन सर्विसेज। फॉर एग्जांपल आपने अगर कुछ प्रिंट करना है, यूजुअली देयर इज वन प्रिंटर अटैच्ड और उसका कोई आईपी एड्रेस होता है, और कोई भी उसको कमांड एलोकेट करता है तो वो प्रिंटर जो होता है वो डॉक्यूमेंट प्रिंट कर देता है। देयर आर सम सर्टेन सॉफ्टवेयर सर्वर्स जहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर्स पड़े होते हैं, उनका कोई सर्टेन आईपी होता है, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायर्ड कोई भी सॉफ्टवेयर है उस आईपी पे जाते हैं, जाके एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह की और बहुत सारी सर्विसेज हो सकती हैं। हो सकता है यहाँ पे आपका लोकल कोई इंटरनेट सर्वर चल रहा हो जहाँ पे सीएमएस जैसी कोई इस तरह की सर्विस हो, ईआरपी जैसी कोई सर्विस हो, जो जिससे आप लोकल कॉलेज की चीजें एक्सेस कर सकते हो, उसका कोई आईपी एड्रेस होगा। अगर ये सारे पब्लिक आईपी एड्रेस हो जाए, लेट्स सपोज हमने पीटीसीएल से इंटरनेट लिया और इन सबको पब्लिक आईपी एड्रेस पे प्लेस कर दिया, एंड ऑन सम डे वी डिसाइड कि नहीं, वी हैव टू मूव टुवर्ड्स मे बी टेलीनॉर फॉर बेटर इंटरनेट सर्विसेज लेट्स सपोज। तो अब टेलीनॉर के पास जो अवेलेबल एड्रेस
स्पेस है वो तो मुख्तलिफ है। तो दिस इज वेरी लाइकली कि मेरे ये जो आईपी एड्रेसेस हैं ये रिप्लेस हो जाएंगे विद सम न्यूअर आईपी एड्रेसेस। अगर मेरे ये आईपी एड्रेसेस रिप्लेस हो जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में मैं वो जो एक इस्टेब्लिश्ड स्ट्रक्चर बनाए हुए था जिसमें एवरी आईपी एड्रेस वाज नोन कि कौन सी सर्विस किस एड्रेस से मिल रही है, वो स्ट्रक्चर बाकी नहीं रह जाएगा। मुझे बार बार आईपी एड्रेसेस चेंज करने पड़ रहे होंगे, मुझे बार बार कोई मैपिंग की सर्विस या मैकेनिज्म बनाना पड़ रहा होगा जिसमें मैं बता रहा हूँ कि कौन से आईपी पे कौन सी सर्विस एग्जिस्ट करती है। तो ये दूसरा प्रॉब्लम आ सकता था। विद नेट बहुत सिंपल है, मैंने यहाँ पे प्राइवेट आईपी एड्रेसेस रखे हुए हैं, दीज आईपीज आर प्राइवेट टू आवर ऑर्गेनाइजेशन, हमें फर्क नहीं पड़ता हम कहाँ से इंटरनेट ले रहे हैं। अगर मैं पीटीसीएल पे हूँ तो मुझे ये आईपी मिला हुआ है, अगर मैं जोंग पे मूव कर जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे, या नयाटेल पे मूव कर जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे कोई नया आईपी एड्रेस मिल जाएगा। मेरी ये वाली सर्विस जो है ये प्रिसाइजली बिल्कुल ठीक से वैसे ही काम करती रहेगी, मुझे यहाँ पे एड्रेसेस चेंज नहीं करने पड़ेंगे। ये एक बहुत बड़ा गेन है मेरे पास, ये दूसरा एडवांटेज है ऑफ यूजिंग नेट। एक तीसरा एडवांटेज भी है, सिंस दिस एंटायर कंप्यूटर नेटवर्क लैब इज अपेयरिंग एज अ सिंगल कंप्यूटर टू द आउटसाइड वर्ल्ड, तो इसका मतलब है कि मेरे पास एक सिक्योरिटी के लिए थोड़ा सा एडेड प्लस है। machines on this side of the network are actually not known to the outside world। जो explicitly जाके कनेक्शन बना रही हैं, कनेक्ट कर रही हैं, उनके बारे में तो बाहर इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो थोड़ा सा किसी हद तक, बहुत स्ट्रांगली इन्फोर्स्ड सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन किसी हद तक हम कह सकते हैं कि एक सिक्योरिटी गेन हमें इससे मिलता है, मुझे एक एक्स्ट्रा बैरियर मिल जाता है यहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में नेटिंग की वजह से। तो ये तीन रैशनल, ये तीन एडवांटेज थे जिसकी वजह से हम नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन या नेटिंग के ऊपर गए। रूल प्रोसेस सिंपल है, आपकी मशीन्स प्राइवेट आईपी पे काम कर रही होती हैं, व्हेनेवर दे नीड टू एक्सेस इंटरनेट, उनका प्राइवेट आईपी जो होता है दैट गेट्स रिप्लेस्ड विद द पब्लिक आईपी एड्रेस, सो वो इंटरनेट एक्सेस कर सकती हैं। दैट इज व्हाई अब जब भी किसी लैब में या घर में या किसी भी कंप्यूटर पे बैठते हैं और आप अपना आईपी एड्रेस चेक करते हैं तो यूजुअली दैट आईपी एड्रेस इज इन द फैमिली ऑफ 192.168 डॉट समथिंग और 172.16 डॉट समथिंग और 10 डॉट समथिंग, तीनों क्लासेस में जो मौजूद प्राइवेट आईपी एड्रेसेस थे। इस वजह से मुझे ज्यादातर मशीन्स पे बैठते ही आईपी एड्रेस मिलता है 192.168.1 डॉट समथिंग, ठीक है, क्योंकि वो प्राइवेट आईपी एड्रेस है, वो उस लैब को, उस नेटवर्क को, उस जगह को चलाने के लिए एलोकेटेड था। पब्लिक आईपी एड्रेस आपका, मैंने आपको कहा था जस्ट आप गूगल के सर्च इंजन पे जाएं और जस्ट ट्राई टाइप देयर शो माय आईपी, आपको आपका पब्लिक आईपी, एक्चुअल आईपी एड्रेस नजर आ जाएगा जिससे आप अपेयर हो रहे हैं गूगल को, ठीक है। तो ये मोस्टली इतनी कॉमन सर्विस है कि अगर आप लोग ये ट्राई करते हैं, जस्ट इफ यू ट्राई चेकिंग योर आईपी एड्रेस फ्रॉम आईपी कॉन्फ़िग या अपनी विंडोज की सेटिंग से, और इसके बाद आप गूगल पे जाके शो माय आईपी लिखते हैं, तो आई एम श्योर कि आप में से ज्यादातर लोग जो हैं, ये शायद सभी लोग जो हैं, यू विल फाइंड आउट कि आप लोग नेटेड सर्विस यूज कर रहे हैं, आप लोग किसी नेट डिवाइस के जरिए पब्लिक इंटरनेट यूज कर रहे हैं। वो सर्विस आपके लिए ऑब्वियसली सस्ती भी हो गई। अब मुझे नयाटेल ने या जोंग ने या पीटीसीएल ने एक आईपी दिया है, दैट इज अगेन अ डायनेमिक आईपी, वो भी कांस्टेंट नहीं है, फिक्स्ड आईपी नहीं है, एक आईपी दिया है, और जस्ट बाय यूजिंग दैट वन आईपी एड्रेस मेरे घर में 6 कंप्यूटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आई एम एक्चुअली नॉट पेइंग फॉर 6 आईपी एड्रेसेस, आई एम जस्ट पेइंग फॉर वन आईपी एड्रेस, ठीक है। सर्विस भी अफोर्डेबल होना शुरू हो गई। तो ये सारे वो एडवांटेजेस थे जो मुझे नेटिंग को सपोर्ट करने से मिलते थे। अब हम मैकेनिज्म देखते हैं। हमने एक सिंपलेस्ट रूल तो डिस्कस कर लिया कि एवरी पैकेट लीविंग दिस नेटवर्क gets its private IP address replaced with the public IP address। रूल बहुत सिंपल है, लेकिन अब हम इसका एक प्रैक्टिकल रन बना के देखने की कोशिश करते हैं कि ये मैकेनिज्म, ये एडवांटेज, ये फीचर लेने के लिए हमें क्या क्या कुछ करने की जरूरत है। एनी क्वेश्चन सो फार सर? सर एक्सक्यूज मी। जी सर। सर आपने कहा आप में से ज्यादातर लोग ये चीज डिस्कवर करें कि आप लोग नेटेड एड्रेसेस यूज करें। जी तो जी सर ये जनरल कन्वेंशन नहीं है? नहीं, ये कन्वेंशन नहीं है, नंबर वन। दूसरी चीज, बल्कि इनफैक्ट आई शुड से ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। नेटवर्क के बहुत से क्लासिकल डिजाइनर्स जो हैं वो इसको बहुत बुरा समझते हैं एंड दे बिलीव कि अगर आपको एड्रेस स्पेस की कोई शॉर्टेज थी तो यू शुड हैव मूव्ड टुवर्ड्स अ लार्जर एड्रेस स्पेस, आप IPv6 पे चले जाएं, ठीक है। नेटिंग में कुछ कंट्रोवर्सीज हैं, कुछ स्टैंडर्ड कन्वेंशन से हट के हम कुछ चीजें करते हैं।
ये नेटवर्क का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। नेटवर्क के जो बहुत ऑर्थोडॉक्स डिजाइनर्स हैं, बहुत कन्वेंशनल हार्डकोर नेटवर्क के एक्सपर्ट्स हैं, दे डोंट लाइक इट। ठीक है, इस वजह से, लेकिन बेनिफिशियल इतनी ज्यादा थी ये सर्विस के बहुत सी कंपनीज ने नैट के खुद से सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेड मार्केट में अवेलेबल कर दिए। आई कैन हैव एनी ऑफ दोज इंस्टॉल्ड ऑन माय कंप्यूटर। तो बहुत से वर्जन मौजूद हैं। स्ट्रिक्टली नैट इज नॉट अ स्टैंडर्ड। स्ट्रिक्टली नैट इज नॉट अ स्टैंडर्ड, दिस इज जस्ट अ मैकेनिज्म जिसको परसीव करके बहुत से लोगों ने अपनी अपनी इंप्लीमेंटेशन दे दी हैं। बहुत सीमलेसली वो आपका काम करवाती हैं। ठीक है, जब आप अपनी सॉकेट ही की प्रोग्रामिंग की जो लैब्स थी, जब इनको आप पब्लिक इंटरनेट पे चलाना की कोशिश करेंगे, तो जनरली मुझे बहुत से लोग फिर आते हैं सी क्यूरी के साथ के अपनी मशीन पे तो चल गया, लैन पे तो चल गया, इंटरनेट पे नहीं चल रहा। और उसमें मेरा जवाब होता है कि नेट की वजह से नहीं चल रहा है। अभी हम वो प्रॉब्लम्स देखेंगे कि क्यों उसकी वजह से नहीं चल पा रहा होता है। फिर उसके बाईपास करने के भी कुछ मैकेनिज्म्स और सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं है। शायद हमारे ऑर्थोडॉक्स नेटवर्क डिजाइनर्स में इसको डिस्करेज भी किया जाता है, लेकिन दिस सर्विस वाज सो बेनिफिशियल कि ज्यादातर लोग इसको यूज कर रहे हैं। और ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज या लेसन भी आता है एज एन एप्लीकेशन डिजाइनर, सिंस यू आर गोइंग टू बी द इंडस्ट्री लीडर्स इन फ्यू इयर्स। तो आपकी वो सर्विसेज जो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती हैं, लोगों के लिए सीमलेस और आसान हो जाती हैं, वो बहुत तेजी से पेनिट्रेट कर जाती हैं टू द मार्केट। ठीक है, नैट को शायद बहुत अच्छा नहीं समझा जाता था, लेकिन नैट आज हर जगह पे चल रही है, ज्यादातर जगहों पे चल रही है। यू कैन अवॉइड यूजिंग नेट। आप अगर यूज करते हैं अपना पीटीसीएल वगैरह के कनेक्शन, तो आपके विंडोज में एक पॉइंट टू पॉइंट ओवर ईथरनेट कनेक्शन बनाने का मैकेनिज्म होता है। बाय यूजिंग दैट आप अपने कंप्यूटर का डायरेक्ट कनेक्शन बना सकते हैं। आपके कंप्यूटर को लाइव आईपी मिलेगा। आपका जो वो एक्सेस पॉइंट होगा जो पीटीसीएल ने आपको मॉडेम वगैरह दे रखा होगा, वो सिर्फ एक ब्रिज या गेटवे का काम कर रहा होगा। ठीक है, लाइव आईपी आपकी मशीन को मिलेगा, लेकिन इन दैट केस आप फिर बाकी मशीन्स को नहीं चला पाएंगे, क्योंकि लाइव आईपी उन मशीन्स तक होगा ही नहीं। ठीक है, वो आपका डायरेक्ट आपकी मशीन का पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बना होगा। फैसिलिटीज देर, आप चाहें तो आप इस मैकेनिज्म से चलें, आप चाहें तो दूसरे मैकेनिज्म से, लेकिन ये इतना सीमलेस और इतना बेनिफिशियल है कि एवरी वन ऑप्टेड फॉर दिस ऑप्शन, मेनली प्रोबेबली बिकॉज प्राइस का जो गेन था वो बहुत अच्छा था। IPv6 बहुत अरसा पहले से मौजूद है मार्केट में। ठीक है, तो एड्रेस स्पेस से ज्यादा प्राइस का जो गेन था, इंस्टेड ऑफ बाइंग मल्टीपल आईपी एड्रेसेस हम एक ही एड्रेस के साथ जा सकते हैं, उसने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया उसके साथ। दूसरा, लोगों की शायद कुछ अफेक्शन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स की IPv4 के साथ ज्यादा रही है, प्रॉबेबली बिकॉज छोटे हैं साइज में तो याद रखने आसान है। ठीक है, प्रॉबेबली दिस इज द बेस्ट आंसर दैट आई कैन परसीव। अभी भी आप अगर किसी भी जगह पे नेटवर्क सेटिंग्स देखते हैं तो यू विल फाइंड आउट कि मोस्टली IPv4 ही जो होता है वो सेटिंग्स में आपको नजर आता है, ऑल्दो आपकी मशीन तो अलाउ करती है V6 पे चलना। राउटर्स के पार्ट पे हम ये राउटिंग के अपनी जो है नेक्स्ट लेक्चर उसके बाद देखेंगे, डिस्कशन के बाद। राउटर्स के पार्ट पे कुछ प्रॉब्लम है, हमें कुछ मैकेनिज्म बनाने पड़ते हैं V4 और V6 को एग्जिस्ट करवाने के लिए। ठीक है, लेकिन जनरली शायद एडमिनिस्ट्रेटर्स की कुछ ज्यादा अफेक्शन रही है V4 के साथ, तो वो V4 के आईपी ज्यादा एलोकेट कर रहे होते हैं। सर सर तो व्हाट इफ ये सारी मशीन जो है एक साथ अगर रिक्वेस्ट कर दें? जी, मैं उसी मैकेनिज्म की तरफ आना चाह रहा हूँ। प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, उसी प्रॉब्लम को हमने देखना है हम कैसे हल कर सकते हैं। लेट सपोज मैं एक प्रैक्टिकल सिनेरियो बनाता हूँ। ये लेट सपोज ये आईपी गूगल की तरफ तो नहीं जा रहा है, लेकिन लेट मी कोट के ये यहाँ पे गूगल का सर्वर है और मेरे पास 3 मशीन्स हैं और ये सारी की सारी मशीन्स गूगल ही यूज करना चाह रही हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप 6 कंप्यूटर्स लगाएं नेट के पीछे, आप 6 के 6 कंप्यूटर से पिंग करें। आपको 6 के 6 कंप्यूटर्स पर रिप्लाई आ रहा होता है और वो प्रिसाइज सही रिप्लाई आ रहा होता है। 6 के 6 कंप्यूटर से सर्च करें, आपको सही रिप्लाई आ रहा होता है। लेट्स सपोज ये गूगल है। मैं आपको प्रॉब्लम भी समझाता हूँ और उसके बाद आई वुड रिक्वेस्ट कि आप मुझे गाइड भी करें कि इसमें क्या होना चाहिए। डीमल्टीप्लेक्सिंग, यू नो एवरी वन ऑफ यू। ये वो पैकेट था, जस्ट लेट मी, ये मेरी इस प्राइवेट आईपी एड्रेस 10.0.0.1 से एक पैकेट निकला। सोर्स पोर्ट 3345, सोर्स पोर्ट कोई भी हो सकती है, हम देख चुके हैं हमने नेटवर्क के लैब्स के अंदर। डेस्टिनेशन आईपी वाज 128.119.40.186। ये डेस्टिनेशन आईपी है 128
.196. इस सोर्स पोर्ट नंबर और सोर्स आईपी विच वाज 10.0.0.1 और सोर्स पोर्ट था 3345, इससे पैकेट निकला गूगल के लिए। लेट्स सपोज गूगल के लिए, ऑल्दो ये गूगल का आईपी नहीं है, ये पैकेट निकला गूगल के लिए और डेस्टिनेशन पोर्ट 80 था। लेट्स सपोज कि HTTP के ऊपर सर्वर चल रहा था गूगल का। ये पैकेट जब इस राउटर पे आएगा, ये राउटर इस सोर्स आईपी को बदल देगा। सोर्स आईपी ये हो जाएगा 138.76.29.7। पैकेट गूगल तक पहुंच जाएगा, गूगल रिप्लाई भी कर देगा, पैकेट यहां तक वापस भी आ जाएगा। यहां आके प्रॉब्लम आएगी। लेट्स सपोज इन तीनों ने रिप्लाई भेजा हुआ था गूगल को रिक्वेस्ट, 3 पैकेट गए हुए थे गूगल के पास। यहां पे 3 पैकेट गूगल से वापस आएंगे, तीनों में डेस्टिनेशन आईपी जो होगा वो होगा 138.76.29.7 बिकॉज गूगल नोज दिस पब्लिक आईपी एड्रेस। उसको प्राइवेट का तो कुछ पता नहीं है ना। तो यहां 3 पैकेट आ जाएंगे, तीनों का डेस्टिनेशन आईपी सेम होगा। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर अब एक मैकेनिज्म हो सकता है आइडेंटिफाई करने का। मैं कह सकता हूं कि इसने जब पैकेट भेजा होगा मशीन 1 ने, तो इसने सोर्स पोर्ट 3345 रखा होगा। इसने भी कोई रैंडम पोर्ट नंबर बनाया होगा, लेट्स से वो 1000 है। इसने भी कोई रैंडम पोर्ट नंबर बनाया होगा, लेट्स से वो 6000 है। अगर पोर्ट नंबर्स अलग थे, इन दैट केस दिस राउटर कैन आइडेंटिफाई द पैकेट्स के कौन सा पैकेट किस मशीन से बिलोंग करता है, और ये ठीक ठीक मशीन्स को हैंड ओवर किए जा सकते हैं या ठीक ठीक तरीके से डीमल्टीप्लेक्स किए जा सकते हैं। लेकिन मे बी इन 1000 अटेम्प्ट्स एक दफा ऐसा हो कि ये दोनों मशीन्स, मशीन 1 एंड मशीन 2, ये सोर्स पोर्ट नंबर 3345 के साथ पैकेट जनरेट करते हैं, क्योंकि सोर्स पोर्ट नंबर यूजुअली एक रैंडमली जनरेटेड नंबर होता है, दोनों के ऊपर सेम हो सकता है। अब यहाँ 2 पैकेट आ जाएंगे इस राउटर के ऊपर, और डीमल्टीप्लेक्स करने के लिए इस राउटर के पास कोई मैकेनिज्म नहीं होगा। एनी कंफ्यूजन ऑन दैट? ग्रेट। प्रॉब्लम आप लोगों को आई बिलीव समझ आया है। कोई सॉल्यूशन आप लोगों के जहन में आता है जिससे मैं इस प्रॉब्लम को बाईपास कर सकता था, अवॉइड कर सकता था? सर राउटर पे थोड़ी सी प्रोग्रामिंग कर दें, उस पे जी जो आईपी आएगा उससे उसको स्टोर करने सर किसी चीज में। राउटर ने तो स्टोर करना है कुछ ना कुछ, राउटर ने अपने पास कुछ ना कुछ स्टोर करना है, वी कैन डू दैट, वो कर सकते हैं। वो क्या चीज करें? राउटर को अगर मैं आपसे कहूं कि पोर्ट नंबर को यूनिक कर देना चाहिए था। सर पोर्ट नंबर यूनिक तो नहीं, वो रैंडम जनरेट होगा। रैंडमली जनरेटेड है ना, यहाँ से रैंडमली जनरेटेड है ना। मैं कहता हूँ यहाँ पे हम उसको यूनिक कर देते हैं। लेट्स से रैंडमली 3345 था, मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं एक यूनिक पूल रखता हूँ, मैं उसमें से यूनिक पोर्ट नंबर इसको दूंगा। जब पैकेट वापस आएगा तो आई नो कि कौन सा यूनिक पोर्ट नंबर किस पोर्ट नंबर के ऊपर था। इन अदर वर्ड्स, यहां से आउटगोइंग पैकेट के ऊपर मैं पोर्ट नंबर को टेम्पर कर दूं, चेंज कर दूं। जब पैकेट वापस आए तो मैं असली वाला पोर्ट नंबर वापस कर दूं। दैट कुड बी वन आइडिया। सर ये वाला पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी, प्रॉब्लम ये था कि जब बाकी सब कुछ ठीक था, मैं आईपी बदल सकता था, लेकिन जब इंटरनेट से रिप्लाई आता है इस राउटर पे, तो हो सकता था मेरे नेटवर्क में एक ही टाइम पे 3 लोगों ने गूगल से कुछ सर्च किया होता। गूगल से 3 रिप्लाई इस राउटर पे आ जाते हैं। अब इस राउटर के लिए ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सा पैकेट किस मशीन का था, वो बड़ा मुश्किल काम है। डीमल्टीप्लेक्स करना बड़ा मुश्किल काम है। इन अदर वर्ड्स, उसमें राउटर के पास यूजुअली जो हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है डीमल्टीप्लेक्सिंग के लिए, यूजुअली वो यूज पोर्ट नंबर्स। लेकिन पोर्ट नंबर जो होता है वो एक मशीन में यूनिक होता है। यूजुअली पोर्ट नंबर पे अगर मैं डीमल्टीप्लेक्सिंग करूंगा तो 3345 पोर्ट नंबर का पैकेट मैं इधर दे दूंगा, कोई और पोर्ट नंबर लेट्स से इसने 2000 यूज की होगी, इसने हो सकता है 6000 की हो। देयर कुड बी अ सिचुएशन कि इन तीनों ने एक ही पोर्ट नंबर रख दिया हो, रैंडम नंबर जनरेट करते हुए तीनों के ऊपर एक ही रैंडम नंबर जनरेट हो गया हो। उस केस में राउटर के पास कोई ऑप्शन नहीं होगी जानने की कि कौन सा पैकेट किस मशीन का है, वो सिर्फ डिस्कार्ड कर सकता है पैकेट्स को। तो मैंने आपको एक सॉल्यूशन बताया है। मैंने कहा कि एक हम ये भी तो काम कर सकते हैं कि जो पोर्ट नंबर हमारे पास यहां से जा रहा है, सिंस आई कैन टेक एक्शन ऑन दैट पोर्ट नंबर, तो मैं उस पोर्ट नंबर को राउटर पे यूनिक कर दूं। फॉर एग्जांपल, इस मशीन ने 3345 भेजा है, तो मैं इस राउटर के ऊपर एक पूल रखता हूं फ्री पोर्ट नंबर्स का।
एंड आई रिप्लेस दिस 3345 विद मे बी 6000 जो कि फ्री पोर्ट नंबर है। अब जब पैकेट इस राउटर पे वापस आएगा तो पोर्ट नंबर 6000 पे आया होगा। नाउ आई कैन आइडेंटिफाई कि पोर्ट नंबर 6000 जो है वो पैकेट असल में इस मशीन का था विद पोर्ट नंबर 3345। मुझे यहां पे सिर्फ एक रजिस्ट्री का मैकेनिज्म बनाना होगा। यू गेटिंग माय पॉइंट सर? ग्रेट। इसी चीज को मैकेनिज्म की फॉर्म में हम यहां से एक दफा गुजार के देखते हैं। लेट्स से ये फर्स्ट पैकेट था जो जनरेट हुआ एट दिस सोर्स मशीन, सीक्वेंस नंबर 1 थी। ये पैकेट जब इस राउटर पे आया तो हमने कहा कि राउटर सोर्स आईपी को चेंज करेगा along with the source port number। राउटर ने चेंज कर दी। राउटर ने क्या किया? राउटर ने कहा कि हम IP 10.0.0.1 को बदलते हैं IP 138.76.29.7 के साथ। इस चेंज का एडवांटेज ये होगा कि गूगल से रिप्लाई इस राउटर तक वापस आ सकेगा। अब इस राउटर से पैकेट मैंने इस मशीन तक वापस भी भिजवाना है एंड आई नो कि मल्टीपल मशीन्स एट द सेम टाइम पोर्ट नंबर 3345 के साथ, सोर्स पोर्ट नंबर 3345 के साथ पैकेट भेज सकती हैं। तो मैंने कहा कि इस राउटर पे भी तो हम पोर्ट नंबर जनरेट कर सकते हैं ना। तो मैंने पोर्ट नंबर 3345 जो था उसको बदला, मैंने उसको एक फ्री पोर्ट नंबर 5001 दे दिया। एंड एज अ राउटर आई विल मेक श्योर कि कोई भी और पैकेट जो इस राउटर से गुजर रहा हो उसमें सोर्स पोर्ट नंबर 5001 ना आए। यानी जो भी पैकेट इस राउटर पे आएगा मैं उसका सोर्स पोर्ट नंबर जो होगा बदल दूंगा विद अ फ्री सोर्स पोर्ट नंबर। अब जब भी इस राउटर पे यहां से बाहर ग्लोबल इंटरनेट से कोई रिप्लाई आएगा तो वो यूनिक डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर पे आ रहा होगा। क्योंकि वो रिप्लाई यूनिक डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर पे आ रहा होगा तो जस्ट बाय लुकिंग इनटू दैट यूनिक डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर आई कैन आइडेंटिफाई कि मेरा सोर्स मशीन कौन सी थी व्हिच एक्चुअली जनरेटेड दैट पैकेट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट सर? जी, एनी क्यूरीज? सर फिर हम ये फिक्स कर देंगे कि किस मशीन का कौन सा पोर्ट नंबर होगा? हम फिक्स नहीं करेंगे राउटर जैसे पे DHCP में होता है। यहाँ पे मेरे पास पोर्ट नंबर इज 16 बिट नंबर, मेरे पास 65,000 तक नंबर्स अवेलेबल हैं यहाँ पे इस राउटर पे, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 65,000 मेरे पास अवेलेबल है। तो जब भी कोई पैकेट का फ्लो यहाँ से गुजरेगा, आपने वॉइस कॉल शुरू की है, अब एक फ्लो शुरू हो गया, आपकी वॉइस एक्सचेंज हो रही है बिटवीन योर कंप्यूटर एंड दिस डेस्टिनेशन। तो जब भी कोई पैकेट यहाँ से गुजरेगा आपकी मशीन से, वो सोर्स पोर्ट नंबर लेट से X लेके जा रहा होगा। मैंने यहां पे सिर्फ ये श्योर करना है कि हर आउटगोइंग ट्रैफिक को मैं एक यूनिक पोर्ट नंबर दूं। अब X तो यहां से भी जनरेट हो सकता था, तो मैंने कहा कि जो भी पैकेट यहां आएगा मैं उसका पोर्ट नंबर लॉग कर लूंगा कि किस पोर्ट नंबर से आया था, और उस पोर्ट नंबर को मैं एक यूनिक नंबर पे मैप कर दूंगा। 3345 को मैंने मैप कर दिया 5001 पे, X आया मैंने उसको मैप कर दिया 6000 पे। जितनी भी दफा यहां से 10.0.0.1 के साथ X सोर्स पोर्ट नंबर का पैकेट आएगा मैं यहां पे 6000 लिखता जाऊंगा। बाय डूइंग दैट आई नो कि जब भी पब्लिक इंटरनेट से कोई पैकेट डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 6000 पे आएगा वो असल में X पोर्ट नंबर और 10.0.0.1 मशीन का पैकेट होगा। तो ये मैपिंग फिक्स होगी फिर? ये मैपिंग जो की है ये फिक्स होगी ना, मतलब 3345 और 10.0.0.1 है, ये इसी 5001 पे आएगा? जी 5001 जब भी डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, बेसिकली होता ये है, मैंने ये जब चेंज की और पैकेट ग्लोबल इंटरनेट में गया तो ऑब्वियसली गूगल मुझे रिप्लाई तो भेजेगा ना। जब रिप्लाई इधर आएगा तो रिप्लाई में क्या होगा, डेस्टिनेशन आईपी ये वाला होगा, ये 138.76.29.7 और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 5001 होगा। अब जब मैंने चेंज की थी तो मैंने एक एंट्री ऐड की थी, वो एंट्री ये थी कि 138.76.29.7 और 5001 का जो पेयर है that is actually 10.0.0.1 और 3345। That actually means कि जब भी कोई पैकेट यहां से गुजरेगा तो मैं यहां एक एंट्री ऐड कर दूंगा। जब भी इधर से कोई रिप्लाई आएगा मेरे पास पब्लिक इंटरनेट से तो मैं यहां पे देखूंगा कि क्या कोई एंट्री है मेरे पास। अब एक रिप्लाई आया है डेस्टिनेशन IP 138.76.29.7 के लिए विद डेस्टिनेशन पोर्ट 5001 के लिए। मैंने फौरन देखा क्या कोई एंट्री है मेरे पास। ऑब्वियसली यूनिक एंट्री हो सकती है, ये प्राइवेट की है, ये वो है प्राइमरी की है मेरी।
मैंने देखा क्या कोई एंट्री है मेरे पास, मुझे ये एंट्री मिल गई, तो मैंने सिंपली डेस्टिनेशन आईपी और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर की दोनों एंट्रीज जो थी वो इसके साथ रिप्लेस कर दी हैं। रिप्लेस किए हैं तो ये पैकेट जो है अपनी सही इंटेंडेड मशीन तक पहुंच गया। गेटिंग माय पॉइंट सर? राइट सर। जी, एनी कंफ्यूजन ऑन दैट? नेट प्रोबेबली एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे एज एन एप्लीकेशन डेवलपर आपको सबसे ज्यादा डील करना पड़ रहा होगा, क्योंकि नेट की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज आते हैं। इसलिए आई डू सजेस्ट एंड आई डू रिक्वेस्ट कि आप नेट को बहुत डिटेल से मेरे साथ भी फॉलो करने की कोशिश करें। आप नेट को खुद से अपने तौर से पढ़ने की भी कोशिश करें। इसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कशन भी करेंगे कि कैसे हमारी मुख्तलिफ सर्विसेज जो हैं उन प्रॉब्लम को ओवरकम करने की कोशिश करती हैं। ये आपकी एक असाइनमेंट भी है जो शायद आपको 1 से 2 दिन में नजर आ जाएगी आपके एलएमएस के ऊपर। फाइन जी, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता नेटिंग के इस रजिस्ट्रेशन के टेबल को यूज करने के बाद कि मेरे पास कौन सी मशीन की सोर्स पोर्ट नंबर से पैकेट जनरेट कर रही है। अब हो सकता है मेरे यहाँ पे 10 कंप्यूटर्स हों, वो 10 के 10 गूगल तक जा रहे हों, डजेंट मैटर। नेट राउटर यहाँ पे हर आउटगोइंग ट्रैफिक फ्लो को यूनिक पोर्ट नंबर दे रहा होगा। इफ यू आर गेटिंग और नोटिसिंग माई पॉइंट, मैं पैकेट नहीं कह रहा हूं, मैं ट्रैफिक फ्लो कह रहा हूं। ये वो टर्म है जो मैंने आपकी एक लैब में भी आपको एक दफा इंट्रोड्यूस की थी। अब फिर आईपी हेडर में भी हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था। हर आउटगोइंग पैकेट को यूनिक पोर्ट नंबर नहीं दे रहे हैं, हम ट्रैफिक फ्लो को यूनिक पोर्ट नंबर दे रहे हैं। ट्रैफिक फ्लो एक जनरल टर्म है। मसलन मैंने आपको वॉइस कॉल की है, आपके किसी भी स्टूडेंट एक्स को, अब वो एक फ्लो है, मेरी एक वॉइस कॉल की एक सॉकेट्स बनी हुई है, पोर्ट नंबर्स उन दोनों सॉकेट के फिक्स्ड हैं, ठीक है। अब वो दोनों हम लोग जो हैं वो उस पोर्ट नंबर उस सॉकेट के ऊपर ट्रैफिक एक्सचेंज कर रहे हैं। मैं कह सकता हूँ ये एक फ्लो चल रहा है। अब उसी यूजर के साथ मैंने एक और सॉकेट बनाई है जिसमें मैं फाइल एक्सचेंज कर रहा हूं, अब पोर्ट नंबर्स और हैं, अब ये दूसरा फ्लो चल रहा है, ठीक है। तो वो जो आपकी सॉकेट कॉम्बिनेशन था ना, उसके लिए हमने यहां पे ये वाला काम किया हुआ है। आपकी यार सोर्स पोर्ट की एंट्री जो है उसके अगेंस्ट मैं एक यूनिक सोर्स पोर्ट की नई एंट्री डालने जा रहा हूं। मैं अब ये भी नहीं जान सकता हूं कि आपकी ट्रैफिक किस टाइप की जा रही है। आई विल बी जस्ट लुकिंग इनटू योर पोर्ट नंबर एंड आई विल बी चेंजिंग दैट पोर्ट नंबर, ताकि जब भी कोई रिप्लाई आए तो जस्ट बाय लुकिंग एट द डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर में असल ओरिजिनेटर पोर्ट नंबर जो है वो आइडेंटिफाई कर सकूं। आफ्टर हैविंग दिस डिस्कशन, अगर मैं आप लोगों में से किसी से पूछूं, कैन यू आइडेंटिफाई व्हाई नेट इज कंट्रोवर्शियल अमंग नेटवर्क डिजाइनर्स? क्यों बहुत से लोग कहते हैं कि ये डिजाइन अच्छा नहीं है, ये कंट्रोवर्शियल डिजाइन है? पोर्ट्स नंबर लिमिटेड है। पोर्ट नंबर्स में एक प्रॉब्लम आ रहा है। पोर्ट नंबर आपके ट्रांसपोर्ट लेयर का एट्रीब्यूट है, राउटर आपका नेटवर्क लेयर का डिवाइस है। Your layer 3 device is actually looking into layer 4 information and it is actually changing that information, ठीक है। अक्रॉस द लेयर्स आप जब भी जाएंगे आपके नेटवर्क के स्टैक के लिए एक अच्छी चीज नहीं है। आपके नेटवर्क की सक्सेस बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है आपकी बहुत स्ट्रिक्ट लेयर्ड हायरार्की के ऊपर। लेकिन सर्विस वाज सो बेनिफिशियल के ज्यादातर लोगों ने अडॉप्ट कर लिया इस चीज को, चाहे वो उसको पसंद करते थे या नहीं करते थे, ठीक है। डजेंट मैटर मैं नेट को पसंद करता हूं या नहीं करता हूं। मुझे भी जो पब्लिक इंटरनेट, मुझे भी जो इंटरनेट अवेलेबल है प्रोबेबली वो नेट के साथ ही चल रहा है, ठीक है। सर्विस वाज सो बेनिफिशियल कि एवरीवन अडॉप्टेड। ये पहला हिस्सा हुआ। अब नेट की कुछ लिमिटेशंस हैं जिनको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने गौर किया हो तो पोर्ट नंबर जो है दैट इज अ 16 बिट नंबर। 65,000 पॉसिबल एंट्रीज हो सकती हैं। As long as port number was limited to one single machine, तो 65,000 पोर्ट नंबर्स काफी बड़ा नंबर था। ऑल्दो इसमें से ज्यादातर रिजर्व्ड होते हैं अप टिल पहले 1024 तो हमने कहा था वेल डिफाइंड है, फिर 49,000 50,000 तक जो है वो रिजर्व्ड हैं, उसके बाद वाले हैं जो एलोकेट हो रहे होते हैं। फॉर डिस्कशन से अगर मैं कहता हूँ 65,000 भी हैं तो एक मशीन के लिए तो काफी बड़ा नंबर है। लेकिन आई हैव टू, इफ आई हैव टू कनेक्ट अ लैब जिसमें 100 कंप्यूटर्स हैं और अब उनको मैं नेट कर रहा हूं थ्रू दिस नेटिंग नेट राउटर, ठीक है। अब वो जो 65,000 का नंबर था वो डिवाइड हो रहा है बिटवीन 100 कंप्यूटर्स। हर मशीन को जो है वो आप यू कैन इमेजिन कि काफी लिमिटेड नंबर मिल रहा है पोर्ट नंबर्स का यूनिक ऑन एन एवरेज।
अब अगर आप वापस जाके रेफर करते हैं अपनी HTTP की डिस्कशन को, तो वही डू रिमेंबर कि मुझे एक वेब पेज भी खोलना होता है तो 4-5 साइमल्टेनियस सॉकेट्स में खोलता हूँ, तो मुझे 4-5 पोर्ट नंबर्स चाहिए होते हैं। तो अगर मैंने अपने ब्राउजर में 10-12 टैब खोले हुए हैं और उनमें मुख्तलिफ वेब पेजेस खुले हुए हैं, तो यू कैन इमेजिन कि मैं कितनी पोर्ट्स तो यहीं पे यूज कर रहा हूँ। टॉरेंट्स हैं तो मेरी फाइल डाउनलोड मल्टीपल जगहों से पैरेलल हो रही है, तो वहां पे कई पोर्ट्स खुले हुए हैं। मैं डाउनलोड एक्सेलरेटर से कुछ डाउनलोड कर रहा हूँ तो मल्टीपल साइमल्टेनियस कनेक्शन बने हुए, मल्टीपल पोर्ट नंबर्स ओपन है। ठीक है, तो यहाँ पे वी मे कम अक्रॉस अ सिचुएशन जहाँ पे पोर्ट नंबर्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे, फ्री पोर्ट नंबर नहीं रहेंगे इस राउटर के ऊपर। तो ये एक चीज है जो लिमिट करती है मेरी नेटिंग को। उसका यूजुअली मैकेनिज्म में सोल्यूशन फिर ये होता है कि इंस्टेड ऑफ हैविंग वन पब्लिक आईपी एड्रेस यू कैन हैव पूल ऑफ आईपी एड्रेसेस हियर। अब जितने ज्यादा है, अगर 2 में कर दूंगा तो मेरे पास पोर्ट नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 10 कर दूंगा तो 10 गुना हो जाएंगे अवेलेबल पोर्ट नंबर्स। तो पोर्ट नंबर के एग्जॉस्ट होने का सोल्यूशन तो यहां से मुझे मिल जाता है। एनी क्वेश्चन सर? सर ये वाली बात रिपीट कर देना। पोर्ट नंबर लिमिटेड नंबर था। अगर एक कंप्यूटर होता तो 65,000 बहुत बड़ा नंबर था। अगर यहाँ 100 लोगों की लैब होती तो अब तो मेरे पास थोड़े से ही नंबर बाकी बचते ना, ऑन एन एवरेज फॉर वन मशीन जिसको यूनिक दे पाता। तो ये एंट्रीज ऐड करने के लिए तो इस राउटर को यूनिक पोर्ट नंबर्स चाहिए थे। जैसे जैसे यूजर बेस बड़ी होगी, इसके पास एक सिचुएशन आ सकती है कि यूनिक पोर्ट नंबर्स खत्म हो जाएं, तो फिर तो ये कम्युनिकेशन नहीं करवा पाएगा ना। अगर ये यूनिक पोर्ट नंबर नहीं एलोकेट कर सकता टू दी आउटगोइंग पैकेट्स, तो ये डिस्कार्ड करना शुरू कर देगा। उसका सोल्यूशन ये है कि इंस्टेड ऑफ हैविंग वन पब्लिक आईपी एड्रेस यू कैन हैव मे बी लेट्स सपोज यू कैन हैव 2 आईपी एड्रेसेस। अब आपके पास अवेलेबल पोर्ट नंबर्स डबल हो गए हैं, 65,000 फॉर दिस आईपी एड्रेस एंड 65,000 फॉर दी न्यूअर आईपी एड्रेस जो आपने लिया। अगर मैं 10 आईपी रखूंगा तो 65,000 इंटू 10 मेरे पास अवेलेबल पूल हो जाएगा। इस वजह से नेटिंग के साथ भी ऑर्गेनाइजेशंस यूजुअली मल्टीपल पब्लिक आईपी एड्रेसेस के साथ जाती हैं ताकि एक लार्जर यूजर बेस को अकोमोडेट कर सकें। नंबर 1। नंबर 2, नेट की कोई स्टैंडर्ड इंप्लीमेंटेशन नहीं है। बहुत सी कंपनीज ने इंप्लीमेंट करके रखा हुआ है। आप खुद बड़े आराम से एक बड़ी छोटी सी एप्लीकेशन बना सकते हैं। जब पैकेट सॉकेट्स वगैरह को हम देखेंगे उसके बाद यू विल फाइंड आउट कि बहुत आसान काम है ये। आप खुद अपनी नेट की एक इंप्लीमेंटेशन बना सकते हैं, वो यही काम करती होगी। ठीक है सर? उससे जो हमारा फिर कोड है वो पब्लिक इंटरनेट पे चल जाएगा? सर क्यों नहीं चलेगा? सर वो कल जो है वो चलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उसमें कोई एरर आ रहा था कि नेटवर्क इज नॉट रीचेबल, इस तरह कुछ। नहीं, उसकी वजह और होगी। नेटवर्क नॉट रीचेबल का मतलब था आपकी नेटवर्क लेवल पे ही कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं थी। आपको पहले पिंग करके देखना चाहिए था। आपका जो कोड सॉकेट का आपकी अपनी मशीन पे चल गया वो पब्लिक इंटरनेट पे भी वैसे ही चलेगा। मल्टीपल इश्यूज हो सकते हैं। एक इशू नेटिंग का हो सकता है। किसी भी मशीन पे सॉकेट बनाने से पहले आप उस मशीन को पिंग करके तो देखें। अगर आपको पिंग का रिप्लाई आ रहा है तो इसका मतलब है नेटवर्क लेयर पे कनेक्टिविटी मौजूद है उस मशीन के साथ। हो सकता है कनेक्टिविटी ही ना हो। आप जब वर्चुअल बॉक्स वगैरह बनाते हैं तो वो आपका जो आईपी होता है वर्चुअल बॉक्स का, वो उसके पीछे होता है, वो वर्चुअल आईपी होता है। आपकी विंडोज वाला या जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके आईपी के पीछे होता है। तो आपको वो ब्रिज करना होता है उसको, वो थोड़ी सी यूटिलिटीज ऐड करनी होती है। अगर आपकी लाइव लिनक्स चल रही थी तो फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आना था। वो 2 से 3 इश्यूज हैं, लेकिन आपके कोड में कोई इशू नहीं है, कोड वैसे ही चलेगा। ठीक है, वो 2-3 इश्यूज के बड़े छोटे से फिक्स होते हैं, उनके साथ आप उसको चला सकते हैं। रूल सिंपल है, जब भी आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं ट्राई डूइंग अ पिंग। अगर पिंग का रिप्लाई आ रहा है और आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं देन आपके कोड में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर पिंग का ही रिप्लाई नहीं आ रहा तो इसका मतलब कनेक्टिविटी इज नॉट देयर। देन यूज मे बी वायरशार्क टू डिबग कि पैकेट जा रहा है या पैकेट जा ही नहीं रहा है। फिर दूसरी साइड पे देखिए पैकेट वहां पे पहुंचा है या पहुंचा ही नहीं है। सही है? राइट। ओके जी, हमने नेट की डिस्कशन की, पोर्ट नंबर के जो है लिमिटेड होने के पॉइंट्स को भी डिस्कस किया। फिर हमने देखा कि कैसे उसको हम बाईपास करके सॉल्व भी कर सकते हैं। अब हम नेट की एक और लिमिटेशन की तरफ आते हैं। ये एक प्रॉपर और बहुत जेन्युइन लिमिटेशन है नेट की। अभी तक हमने जो सिनेरियो देखा था, हमारे इस डिस्कशन के सिनेरियो में ये वाला पैकेट जो इस राउटर पे वापस आया था फ्रॉम द पब्लिक इंटरनेट, ये पैकेट 10.0.0.1 तक सिर्फ इसलिए पहुंचा
क्योंकि जब ये पैकेट इस पब्लिक इंटरनेट पे आया था तो ये डेस्टिनेशन आईपी और डेस्टिनेशन पोर्ट की एक एंट्री नेट टेबल में एग्जिस्ट करती थी। अगर ये एंट्री यहां ना होती तो ये वाला पैकेट जो था इस राउटर पे डिस्कार्ड हो जाता। अगर ये एंट्री होती तो ये पैकेट थ्रू हो जाता। एंट्री थी, पैकेट थ्रू हो गया। अब सवाल आता है एंट्री बनी कैसे थी? ये एंट्री तब बनी थी जब ये वाला पैकेट नंबर 1 पे, जब ये वाला पैकेट इस राउटर से गुजरा था, सीक्वेंस नंबर 1 वाला पैकेट। सीक्वेंस नंबर 1 वाला पैकेट इस राउटर से कब गुजरेगा? जब क्लाइंट कोई मैसेज इनिशिएट करेगा। आपकी नेटवर्क की कम्युनिकेशन में एक क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है। क्लाइंट इनिशिएट्स अ पैकेट, सर्वर वेट्स फॉर इनकमिंग पैकेट्स। मेरा क्लाइंट नेट के पीछे था, क्लाइंट ने कनेक्शन इनिशिएट किया, पैकेट राउटर से गुजरा, राउटर ने ये एंट्री ऐड कर दी। अगर मेरा क्लाइंट नेट के पीछे ना होता, मेरा सर्वर नेट के पीछे होता तो प्रॉब्लम आ जाती। लेट्स से मेरा ये सर्वर नेट के पीछे है, इस क्लाइंट ने इस सर्वर से कनेक्ट करना है। अब कनेक्शन यहां से इनिशिएट होगा, ये पब्लिक इंटरनेट है। जब इस क्लाइंट का पैकेट इस नेट राउटर पे पहुंचेगा तो नेट टेबल जो है इस राउटर के ऊपर जो एस्टैब्लिश्ड है उसमें तो कोई एंट्री नहीं होगी। This NAT router will not be able to demultiplex this incoming packet. This NAT router will not be able to identify the exact destination for this packet. ये इस पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा। प्रॉब्लम फॉलो कर रहे हैं आप? इस प्रॉब्लम को नेट की जुबान में सर्वर बिहाइंड नेट कहा जाता है। मेरा क्लाइंट तो नेट के पीछे रह सकता है, चल सकता है, कोई इश्यू नहीं आता, लेकिन मेरा सर्वर नेट के पीछे नहीं रह सकता। नेट ट्रिवर्सल प्रॉब्लम भी कहते हैं इसको। लेकिन कॉमन इंटरनेट में तो ये एक बहुत आम सा बिहेवियर है। मैं स्काइप पे कॉल करता हूं टू एनी वन ऑफ यू, दिस इज वेरी लाइकली कि वो जो भी रेसिपिएंट होगा वो नेट डिवाइस के पीछे होगा। सिंस आई एम द कॉलर, तो मैं क्लाइंट हूं, ही इज द कॉली, तो वो सर्वर है, तो सर्वर तो नेट के पीछे है। व्हाट्सएप कॉल में भी यही होता है, सर्वर तो नेट के पीछे है। तो देयर हैज टू बी सम मैकेनिज्म वेयर वी कैन बाईपास दिस नेट राउटर or where we can do actually a NAT reversal in order for many of our applications to run. आपकी अपनी चैट की एप्लीकेशन अगर सर्वर नेट के पीछे होगा तो वो कैसे चलेगी? नेट राउटर को तो नहीं पता है कि उसकी एंट्री ऐड करनी है। फॉलो कर रहे हैं इस बात को? यस सर। ये एक प्रॉब्लम आता है, इसके ट्रिवर्सल के बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। नाउ लेट्स डिस्कस दो सॉल्यूशंस। ये बाद में आपकी एक असाइनमेंट भी बन जाएगी, लेकिन नाउ लेट्स डिस्कस दो सॉल्यूशंस। एक सॉल्यूशन जो है विच कुड बी द सिंपलेस्ट सॉल्यूशन, लेकिन वो बहुत स्केलेबल नहीं है, वो ये है, लेट्स से मैंने कॉलेज में कोई सर्वर रखा हुआ था इंटरनेट वगैरह के लिए और मैं चाहता हूं बाहर से लोग उसको एक्सेस कर सकें। आई विल आस्क द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कि आप पोर्ट नंबर ऐड कर दें नेट टेबल में, एक स्टैटिक लाइन ऐड कर दें विच टेल्स कि एवरी पैकेट डायरेक्टेड टू डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 80 एंड डेस्टिनेशन आईपी दिस वन, वो पैकेट यहीं जाएगा। लेकिन ये स्केलेबल सॉल्यूशन नहीं है, मैं अपने 1-2 सर्वर्स के लिए चला सकता हूं। इफ आई हैव टू ऐड मेनी सर्वर्स और डायनामिकली मेरे नंबर ऑफ सर्वर्स ज्यादा कम होते रहते हैं, तो एक सॉल्यूशन यूपीएनपी यूनिवर्सल प्लग एंड प्ले में आता है। दिस इज अ प्रोटोकॉल जिसमें नेट डिवाइसेस और सर्वर्स खुद से कुछ कम्युनिकेट करके एग्री करते रहते हैं और यहाँ पे कुछ एंट्रीज ऐड होती रहती हैं मेरे पास। लेकिन ये दोनों सॉल्यूशंस एक नॉर्मल यूजर के लिए तो एप्लीकेबल नहीं है। आपने व्हाट्सएप पे वॉइस कॉल करनी है और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो कभी भी आपको इतनी लेवरेज तो नहीं देगा कि आपकी वजह से यहाँ पे नेट राउटर्स पे एंट्रीज ऐड हो रही हूँ। ठीक है ना, ये तो एक प्रिविलेज्ड ऑप्शन थी जो शायद कुछ केसेस में ऑर्गेनाइजेशन की अपनी सर्विसेज के लिए तो आ सकती है, लेकिन हर किसी के लिए ये ऑप्शन आ नहीं सकती। स्काइप केम अप विद अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया। असल में हम जो अपनी नेटवर्क की जितनी भी डिस्कशन कर रहे हैं, यू नोटिस तो सॉकेट बनाना कोई काम नहीं था।
हमने बहुत सिंपली कुछ एपीआईज को यूज करके सॉकेट बना भी ली, कम्युनिकेशन भी करवा ली। नेटवर्क डिजाइन एंड योर सोल्यूशन टू सर्टेन प्रॉब्लम्स, वो बड़ा मैटर करता है कि आपने किस तरीके से उसी चीज को रिजॉल्व करने की कोशिश की है। स्काइप केम अप विद अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया। उन्होंने कहा कि हर स्काइप यूजर जो होगा वो इवेंचुअली लॉग इन तो करेगा स्काइप पे। अगर ये दो लोग थे जिन्होंने स्काइप पे कॉल करनी थी, लेट से इस क्लाइंट ने इस स्काइप सर्वर पे कॉल करनी थी, अब ये सर्वर नेट के पीछे है, ये क्लाइंट इस स्काइप सर्वर तक तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन इस सर्वर ने कभी ना कभी स्काइप के अपने ओरिजिनल सर्वर पे लॉगिन तो किया होगा ना। जब लॉगिन किया होगा तो एक एंट्री ऐड हो गई होगी। ऐसे ही इसने भी कभी ना कभी स्काइप सर्वर पे लॉगिन तो किया होगा, एक एंट्री ऐड हो गई होगी। अब स्काइप सर्वर बहुत कुछ कर सकता है। एक मैकेनिज्म स्काइप सर्वर ये कर सकता है कि इनकी कम्युनिकेशन को रिले करवा दे। इसकी जो वॉइस कॉल जानी थी टू दिस डेस्टिनेशन, वो डायरेक्टली जाने की बजाय इस स्काइप सर्वर के जरिए होके जाए। एक मैकेनिज्म ये किया जा सकता था कि ये वाला जो सर्वर है, ये वाला जो सर्वर है, ये इस क्लाइंट का जो पोर्ट नंबर की एंट्री आ रही है, जब भी इस क्लाइंट के पैकेट इस सर्वर पे आते होंगे, कोई डेस्टिनेशन कोई सोर्स पोर्ट नंबर होता होगा ना, ये सर्वर अगर वो सोर्स पोर्ट नंबर इस क्लाइंट को बता देता है, तो दिस क्लाइंट कैन डायरेक्टली सेंड अ पैकेट एट दैट डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस हियर। अब क्योंकि एंट्री एग्जिस्ट करती है इस नेट राउटर पे, तो हो सकता है राउटर इस पैकेट को गुजर लेने दे, हो सकता है ना गुजरने दे। ये नेट टू नेट इंप्लीमेंटेशंस में ये चीज वेरी करेगी, नेट की बहुत सारी इंप्लीमेंटेशंस एग्जिस्ट करती हैं। ऐसे ही चाहे ये भी नेटेड हो, डजंट मैटर, इस मशीन का पोर्ट नंबर ये सर्वर जो है, इस मशीन को बता सकता है। इन दैट केस ये मशीन भी इसको डायरेक्टली पैकेट भेज सकती है दैट डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, नेट वाला जो पब्लिक पोर्ट नंबर है। ठीक है, इस अप्रोच को होल पंचिंग का नाम दिया जाता है। होल पंचिंग इज वेरी मच इन यूज फॉर टीसीपी एंड यूडीपी एप्लीकेशंस। क्लाइंट ने लॉगिन किया सर्वर पे, सर्वर को पता चल गया कि इसका पब्लिक पोर्ट नंबर क्या आ रहा है, पब्लिक सोर्स पोर्ट नंबर, नेटेड पोर्ट नंबर क्या आ रहा है, सर्वर ने वो पोर्ट नंबर जो था वो दूसरी पार्टी को दे दिया। अब नाउ दीज बोथ क्लाइंट्स कैन एक्चुअली हैव देयर ओन कन्वर्सेशन, क्योंकि इन दोनों को पता है कि पोर्ट नंबर्स क्या है। तो टीसीपी होल पंचिंग इज देयर एंड यूडीपी होल पंचिंग इज देयर। अब यहां पे सिक्योरिटी के कंसर्न्स आ जाते हैं। बाज फायरवॉल्स जो है यूजुअली दे डोंट इनकरेज यूडीपी होल पंचिंग, बट दे डू इनकरेज टीसीपी होल पंचिंग। ये उनकी अपनी इंप्लीमेंटेशन चॉइस है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज इंप्लीमेंटेशन दे रही हैं इस तरह की। ठीक है, तो इस वजह से स्काइप जैसी और जो है व्हाट्सएप जैसी कंपनीज जो है यूजुअली दे कम अप विद बोथ टीसीपी सॉकेट्स एंड विद यूडीपी सॉकेट्स। जहां पे यूडीपी होल पंचिंग चल जाएगी, दे विल मूव विद द यूडीपी एप्लीकेशन। जहां पे नहीं चलेगी, दे विल मूव विद द टीसीपी एप्लीकेशन। और आपको कभी भी किसी भी एप्लीकेशन की इस तरह के डिजाइन के बारे में कुछ क्यूरीज जनरेट होती हैं, तो इट्स वेरी सिंपल फॉर यू टू आइडेंटिफाई। यूज वायरशार्क बोथ ऑन द कॉलर एंड ऑन द कॉली। वायरशार्क लगाएं, पैकेट कैप्चर करें, सोर्स और डेस्टिनेशन के जो आईपी एड्रेसेस हैं उनको आप चेक करें, पोर्ट नंबर्स को आप चेक करें। आप किसी आईपी एड्रेस को गूगल में जाके लिखेंगे, इट विल टेल यू कि ज्योग्राफिकली कहां से आ रहा है, किस कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड है। अच्छा खासा स्ट्रक्चर। स्काइप जो है ये एक प्रोप्राइटरी सर्विस है, इसका कुछ भी पब्लिश्ड नहीं है, लेकिन जस्ट बाय लुकिंग इनटू स्काइप्स मैकेनिज्म्स, बहुत सी बुक्स लिखी जा चुकी है जो बहुत प्रिसाइजली बताती हैं कि स्काइप कैसे काम करता है। यू कैन डू एट योर ओन दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर व्हाट्सएप में भी, कि वो कैसे काम करती है, वो मैसेजेस को कैसे रिले करती है, वो फाइल शेयरिंग कैसे करवाती है। Many of you would have noticed already कि WhatsApp पे फाइल्स उस तरह सर्वर पे सेव नहीं हो रही होती हैं। अगर सेंडर फाइल को डिलीट कर देता है तो फाइल इनएक्सेसिबल हो जाती है। दैट इज वन टोटली डिफरेंट मैकेनिज्म। तो हमारी जो नेटवर्क में ज्यादा डिस्कशन है उसका फोकस यही है कि वी शुड थिंक मोर इनटू द डिजाइंस। डेटा भेजना, रिसीव करना, सेंडिंग, रिसीविंग, सॉकेट क्रिएशन, वो स्टैंडर्ड एपीआईज हैं, उनके कोड्स लिखे हुए अवेलेबल हैं इंटरनेट पे। वी जस्ट हैव टू कॉपी एंड पेस्ट दोस कोड्स, और वो कोड्स उतना ही प्रिसाइजली चल रहे होंगे। ठीक है, डिजाइन मैटर्स।
आगे जाके हम अपने कोर्स में जब मजीद डिटेल में जाना शुरू होंगे, वही लुक इनटू इवन डीपर डिटेल्स के स्काइप टॉरेंट की तरह से आपकी अपनी कम्युनिटी में से ही वॉलंटियर्स उठा रहा होता है, ताकि ये वाला रिले सर्वर भी आपसे दूर ना हो जाए। तो अगर पाकिस्तान में कोई बात कर रहा है पाकिस्तान में ही किसी के साथ, तो ये जो रिले करने वाला सर्वर इट शुड बी प्लेस्ड इन पाकिस्तान, ताकि वो लेटेंसी, वो डिस्टेंस की वजह से जो टाइम ऐड हो रहा है वो भी ऐड ना हो। दैट इज व्हाई स्काइप कैन मैनेज टू गिव अस अ बेटर कॉल एक्सपीरियंस। अगर इनका सर्वर यूएस में पड़ा होता है, पैकेट पहले यूएस जाते हैं फिर वापस आते, तो वॉइस में तो बहुत ज्यादा डिले आ जाते। ठीक है ना? ये डिजाइन के बेहतर डिसीजंस थे जो हमें अलाउ करते हैं आज कि हम प्रेफर कर रहे हैं वॉइस ओवर आईपी की कॉल्स को। यूजुअली वी प्रेफर वॉइस कॉल्स ओवर इंटरनेट। मैं व्हाट्सएप की कॉल को प्रेफर करता हूं यूजुअली अपनी टेलीफोन की कॉल से, क्योंकि मुझे व्हाट्सएप पे बेहतर वॉइस एक्सपीरियंस मिलता है यूजुअली, मुझे स्काइप पे बेहतर वॉइस एक्सपीरियंस मिलता है यूजुअली। तो ये डिजाइन है जिनके अंदर ये सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। एनी क्वेश्चन सर? सर ये इंक्रिप्शन भी इस तरह अचीव कर रहे होते हैं? इंक्रिप्शन इज अ डिफरेंट मैकेनिज्म। इंक्रिप्शन आप अचीव कर भी सकते हैं। इंक्रिप्शन हम अपने कोर्स के आखिर पे जाके देखेंगे कि वो आपने एंड टू एंड करनी है या लिंक टू लिंक करनी है, इस लेयर पे करनी है। यूजुअली हर लेयर के ऊपर इंक्रिप्शन अचीव हो रही होती है। ठीक है? व्हाट्सएप क्लेम करते हैं एंड टू एंड है, जो दो लोग बात कर रहे हैं सिर्फ उनके दरमियान है। ठीक है? ये उस केस में ये सिर्फ एक पैकेट स्विच बन जाता है कि इसके पास पैकेट आ रहे हैं और ये आगे भेज रहा है। कोई और डिजाइन हो सकता है जहां पे लिंक टू लिंक हो, इसके और इसके दरमियान में कोई इंक्रिप्शन हो रही हो, यहां से आगे के लिए कोई और अलग से इंक्रिप्शन हो रही हो। हम अपने कोर्स के आखिर पे जाके देखेंगे कि हर मैकेनिज्म के क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। वी विल हैव अ ब्रीफ बट अ रीजनेबल ओवरव्यू ऑफ दीज मैकेनिज्म्स, ताकि हमें सिक्योरिटी के बेसिक एसेंशियल्स का अंदाजा जरूर हो। जी सर, एनी अदर क्वेश्चंस? सर जब एक दफा कनेक्शन बन जाता है उसके बाद जो है जो स्काइप का सर्वर है वो उसके साथ दोबारा कम्युनिकेशन की जरूरत तो नहीं पड़ती कॉलर को, तो सर फिर वो स्काइप अब ये बहुत ज्यादा, मैंने इसलिए कहा था नेट का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, इसीलिए स्काइप को हर पॉसिबल सॉल्यूशन से आना पड़ा। बाज नेट राउटर्स जो हैं वो गुजरने देते हैं होल पंचिंग वाली ट्रैफिक को, बाज सिर्फ टीसीपी की होल पंचिंग को गुजरने देते हैं, बाज सिर्फ यूडीपी वालों को गुजरने देंगे, यूडीपी वाले कम है वैसे, बाज किसी को भी नहीं गुजरने देंगे, सिर्फ सर्वर के जरिए जाने देंगे। लेकिन स्काइप की कॉल फिर भी चलेगी, फिर वो सर्वर से आपकी बात करवा देगी, क्वालिटी थोड़ी सी डिग्रेड हो जाएगी। एज अ यूजर आपको पता भी नहीं चलेगा वॉइस कहां से आई है, सर्वर से आई है या डायरेक्ट आई है। एज अ एडवांस यूजर यू कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग दोज वायरशार्क काइंड ऑफ थिंग्स कि सोर्स और डेस्टिनेशन आईपीस क्या बन रहे हैं। ठीक है सर? राइट, ग्रेट जी, एनी अदर क्वेश्चंस? ग्रेट, हम अपना लेक्चर यहां पे खत्म करते हैं।